जनसंवाद भाटापारा से मैं हिमांशु शुक्ला। आज हम खड़े हैं इंदिरा गांधी महाविश्वविद्यालय में। हम बैठे हैं हेमंत सर के साथ। सर कृषि प्रधान देश है और हमारे भाटापारा में भी धान की कृषि की संख्या भी ज़्यादा है। आप बताइए धान के बारे में। इस बार जो धान की छोटी मात्रा उपज हो रही है ना, जो धान बड़े होते थे वो छोटे मात्रा में आ रहे हैं। बहुत सारी परेशानी धानों में आ रही है, इसके बारे में आप मुझे बताइए सर। भाटापारा जिले में धान एक खरीफ मौसम की प्रमुख फसल है और यहाँ पर चूँकि सिंचाई के साधन कम हैं तो असिंचित क्षेत्र में ज़्यादा धान की खेती होती है। और जहाँ तक किसानों के बीच हम लोग जो चर्चा किए हुए देखे हुए हैं, तो अभी इस महीने जो अच्छी बारिश हुई है उससे फसलों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। और विशेष करके जो मध्यम भूमि है और निचला भूमि है, जहाँ पर कि पानी निचले भूमि में पानी की समस्या वैसे बहुत कम रहती है, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। मध्यम भूमि या मध्यम स्थल है, वहाँ पर भी फसल में अच्छा सुधार हुआ है। हाँ, थोड़ी सी जो समस्या जो ऊपरी भूमि में है वो वहाँ पे थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि ऊपरी भूमि में पानी कम रुकता है तो घास की समस्या ज़्यादा आती है। और जैसे अगस्त महीने में थोड़ा सा बारिश कम हुई थी तो उन क्षेत्रों में धान में थोड़ी सी बढ़वार प्रभावित हुई है। और इसका जो मुख्य जो कारण ये हो जाता है कि जो यहाँ पर भाटापारा क्षेत्र में महामाया एक फसल जो हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकली है काफ़ी पॉपुलर है और अच्छी डिमांड होती है, मार्केट में भी अच्छी प्राइस में बिक जाती है। तो किसान भाई लोग अक्सर क्या करते हैं कि उसी किस्म को ही लगा देते हैं। और शासन के द्वारा भी धान ज़्यादा मात्रा में जो खरीदा जा रहा है और महामाया का अच्छी उत्पादन देने वाली किस्म है, तो उस कारण से भी महामाया को ज़्यादा प्राथमिकता किसान भाई देते हैं। तो अब ऐसे काफ़ी बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन जहाँ पे जैसे कि भाटा ज़मीन होती है या जहाँ पर ऊपरी ज़मीन है, वहाँ पे जल्दी पकने वाली धान की किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जब भी किसान भाई बोते हैं तो ऐसी किस्मों को बोएं जो 100 से 105 दिन या अधिकतम 125 दिन में पक जाए। तो उससे ये फायदा होगा कि बारिश यदि कम होती है। ऐसे कौन कौन सी किस्म है आप नाम बता के बताएं, ताकि हमारे यहाँ के किसान भाइयों को तो पता भी नहीं होगा, जानकारी भी नहीं होगी, तो आप बिल्कुल जानकारी में दे सर। ऐसे बहुत सारी किस्में हैं जिनकी खेती जो है बहुत कम अवधि की है, सफलतापूर्वक की जा सकती है। कुछ किस्मों का नाम कुछ किस्मों के मैं नाम बताता हूँ। उसमें से जैसे अभी हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से निकला हुआ एक धान का नाम है विक्रम टीसीआर। पूरा नाम विक्रम टीसीआर है और 60 में इसको विक्रम बोलते हैं। ये लगभग 115 दिन में पक जाती है और इसकी उत्पादकता जो है वो 20 से 25 क्विंटल प्रति एकड़ तक आ जाती है। हमारे कृषि महाविद्यालय में इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम जो है पिछले 2 सालों से लिया जा रहा है। यहाँ की जलवायु में भी हम लोगों ने इसको देखा है, यहाँ की मिट्टी के हिसाब से भी बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छी किस्म है। इसके बीज की बात करें तो थोड़ा पतला आता है, मोटा नहीं है, तो खाने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। जैसे आप जानते होंगे कि पहले छत्तीसगढ़ में एक धान होता था सफरी 17, जो थोड़ा लंबा होता था, पौधे की ऊंचाई ज़्यादा होती थी, जिसके कारण से थोड़ा सा भी खाद ज़्यादा डल गया तो फसल गिर जाता था, या आंधी तूफान आया, हवा पानी आया तो उसमें गिर जाती थी। तो उसी किस्म को भाभा एटॉमिक सेंटर जो है उसके माध्यम से उस किस्म की ऊंचाई को कम की गई है। तो वो पौधा बौना हो गया है। बौना हो जाने के बाद उसमें आप जो है उर्वरक का उपयोग भी अच्छे से कर सकते हैं और उत्पादकता ज़्यादा आती है। बौने में कितने इंच या फीट में कितना सामान है बौना मतलब? बौना मतलब ये मान के चलते हैं कि जो 110 से 120 सेंटीमीटर हाइट तक की होती है वो ऐसी किस्म होती है जो गिरती नहीं है सामान्य रूप से। बाकी जैसे आप सफरी 17 या पुरानी जैसे दुबराज विष्णुभोग धान को देखे होंगे, इसकी 135, 140 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर की हाइट जाती है, वो थोड़ा सा भी हवा चलने पे गिर जाती है। तो उस किस्म को सुधार किया गया है। जो सफरी 17 बहुत पॉपुलर किस्म हुआ करती थी, विशेषकर से खाने के लिए इसकी डिमांड अच्छी रहती थी, तो उसमें सुधार करके हम हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने
एक नया किस्म निकाला है विक्रम TCR के नाम से। तो ये बहुत अच्छी किस्म है। पिछले बार भी हमारे यहाँ से करीबन 30-40 किसानों ने इसका बीज खरीद के ले गया था। चूँकि बीज हमारे कृषि महाविद्यालय से विक्रय होता है, जो शासन की दर होती है उसी दर पे हम लोग विक्रय करते हैं। हमारा कोई अलग से कोई दर नहीं होता है। जब सोसाइटी में किसान खरीदते हैं उसी दर पे विक्रय करते हैं। तो यहाँ से ले गए थे, उन किसानों के यहाँ से जो फीडबैक आई है उनके हिसाब से धान की किस्म बहुत अच्छी है। इस साल जो लगाए काफ़ी खुश हैं और उम्मीद है कि महामाया या उससे ज़्यादा इसके उत्पादन प्राप्त हो सकती है। सर, महामाया का यहाँ पर बोना सिर्फ पोहा मिल के कारण है, क्योंकि महामाया आपके खेतों से बिखरे हो जाता है ना। ये पतला धान, इसमें क्या सुगंध है सर विक्रम में? नहीं, ये सुगंधित धान नहीं है। सुगंधित धान नहीं है। जो विक्रम TCR नॉर्मल धान है, जैसे एक धान आता है MTU 1010 या 1010 के नाम से जानते हैं, लगभग उसी के बराबर है। ऊंचाई में देखेंगे, दिखने में भी वैसे ही दिखता है, लेकिन उत्पादन उससे ज़्यादा आता है। और महामाया की बात करें, महामाया सिर्फ मोटा या फिर पोहा मिल के कारण से इसमें और बहुत सारे गुण हैं। क्या गुण है सर उसमें? विशेष करके गुण जो बताऊंगा कि महामाया एक प्रकार से ड्राउट टॉलरेंट है, मतलब थोड़ा सूखा सहन करने की क्षमता होती है। जैसे बहुत सारी किस्में होती है जिसमें नहीं होता है, अगर थोड़ा सा भी सूखा पड़ा तो वो क्या उत्पादन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, जबकि महामाया में थोड़ा सहन करने की क्षमता होती है। और कीड़े बीमारी भी अपेक्षाकृत कम लगते हैं। और उत्पादन की तो बात छोड़िए, जैसा उसका मैनेजमेंट रहेगा, किसान जैसे मैनेजमेंट करते हैं तो 25 कुंटल, 30 कुंटल या 35 कुंटल प्रति एकड़ तक महामाया का उत्पादन लेते हैं। इस कारण से ज़्यादा पॉपुलर है। और मोटा दाना होने के कारण से निश्चित रूप से इसका उपज ज़्यादा होता है। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जितना धान पतला होगा उत्पादन थोड़ा सा कम आता है। लेकिन जो हमारी विक्रम TCR है, इसका उत्पादन काफ़ी अच्छा है। 20 से 25 कुंटल प्रति एकड़ तक आराम से इसका उत्पादन लिया जा सकता है। और कीड़े बीमारी भी इसमें कम लगते हैं। हमारे यहाँ भी जो करीबन 15 एकड़ में इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम हम लोग लिए हुए हैं और अभी तक उसमें कोई भी कीट का प्रकोप नहीं हुआ है। अब हो सकता है एक तनाछेदक का प्रकोप, जो कि सामान्य रूप से सभी जगह आता है, तो यहाँ थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। अभी बालियाँ निकल गई हैं, तो ये जो है लगभग 20 दिन के बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब मैं समझ लूँ दशहरा। हाँ, दशहरा, इस साल का दशहरा तो काफ़ी पहले आ रहा है। 2 तारीख को आपका दशहरा है। हाँ। तो 10 से 15 अक्टूबर के आसपास ये फसल कट जाती है। तो दूसरा फायदा ये होता है कि हम जो रबी की खेत की तैयारी करना है उसके लिए हमको पर्याप्त समय मिल जाता है। तो ऊपरी भूमि, मध्यम भूमि जहाँ पर भी है वहाँ पर इस फसल को किसान भाई लगा सकते हैं। और रबी सीजन में जैसे वहाँ पर सरसों लगाना है, आजकल शासन जो है ऑयल मिशन के तहत काफ़ी प्रोत्साहन दे रही है, तो सरसों की खेती, चने की खेती, मिट्टी के हिसाब से मटर की खेती, तिवड़ा की खेती या अलसी की खेती करना चाहते हैं तो बुआई जो है बिल्कुल समय पे किया जा सकता है। बाकी जैसे लंबी अवधि की किस्में होती है जो दीपावली के बाद कटती है, पता की जो आपका 15 नवंबर 20 नवंबर के बाद कट रहा है, फिर खेत में तैयारी करने में 8 दिन 10 दिन और लग रहा है, तो उत्पादन जो है रबी सीजन का कम हो जाता है। खास करके गेहूँ जैसे किसान भाई लगाते हैं, तो जो भी फसल लगाते हैं, गेहूँ लगाएं, चना लगाएं, सरसों लगाएं, तो इसको समय पे बुआई करने पे ये किस्म जो है काफ़ी मददगार है। सर, ये भी है कि यहाँ पर के छत्तीसगढ़ के किसान धान कटने के बाद गेहूं की इच्छा जता रहे, क्योंकि पंजाब और बड़े राज्यों में जो अकाल दुकाल की स्थिति है, उस मौके को या समझ लो कि प्रदेश में गेहूं की कमी ना हो करके भी लगाना चाह रहे। क्या इनके सक्सेस पाएंगे? क्या लगाने के लिए क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, अब क्या क्या नियम पालन करना चाहिए? निश्चित रूप से आपका सवाल समसामयिक और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले हमको गेहूं लगाने के पहले छत्तीसगढ़ का जलवायु थोड़ा समझना पड़ेगा। पंजाब की जलवायु, हरियाणा की जलवायु और छत्तीसगढ़ की जलवायु में थोड़ा सा अंतर है। तो जैसे आप भी कई सालों से देख रहे होंगे कि पूरा अक्टूबर निकल जाता है, नवंबर निकल जाता है, ठंड नहीं पड़ती। ऐसा मतलब एक सामान्य अनुभव है जिसको कि हम लोग जलवायु परिवर्तन भी बोलते हैं। तो नवंबर तक बहुत अच्छी ठंड नहीं पड़ती, पहले काफ़ी अच्छी ठंड पड़ती थी
कि दशहरा में जब रामलीला देखने जाते थे तो कंबल ओढ़ के जाते थे, है ना, ऐसा पहले होता था। लेकिन अब ऐसा हो गया कि रामलीला के दीपावली पूरी निकल जाती, ठंड नहीं पड़ती, स्वेटर नहीं निकलता है। इस चीज़ को अनुभव करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ आप उधर देखिए, जैसे ही मार्च आएगा फिर गर्मी बढ़ना चालू हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ में समय कम है गेहूँ के लिए, मतलब गेहूँ की बुआई अच्छा उत्पादन मिल जाता है मिलने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास समय कम है। तो यहाँ की इसी जलवायु को देखते हुए हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जो बिलासपुर इकाई है, वहाँ से गेहूँ की कुछ किस्म निकाली गई है जो थोड़ा सा हीट सहन कर सकती है, गर्मी को सहन कर सकती है, जिसमें गर्मी का प्रभाव कम पड़ता है। उसमें से अभी 4-5 सालों में जो हमारा सबसे पॉपुलर वैरायटी निकला हुआ है, जो किसानों के बीच भी दूसरे ज़िले के जो किसान हैं वहाँ पे पॉपुलर हुआ है, वो है कनिष्का के नाम से हमारी एक गेहूँ की किस्म निकली है। इसको देर से भी बोया जा सकता है। जैसे कई किसानों क्या हो जाता है कि करते करते दिसंबर में भी बोनी करना पड़ता है, तो वैसी अवस्था में यह किस्म बहुत अच्छी है कनिष्का। और इसका उत्पादन यदि हम बात करें तो 10 से लेकर 14 क्विंटल प्रति एकड़ तक बहुत आराम से प्राप्त हो जाता है यदि अच्छा प्रबंधन करते हैं तो। दूसरी एक किस्म अभी पिछले साल ही एक निकली है मावंती के नाम से, मावंती, जिसको CG 1040 सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। और यह थोड़ा सा इसको टाइम में बोना रहता है, इसको आप नवंबर तक बोएंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन देगा। और मावंती की एक खासियत ये है कि इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। जैसे किसी खुद के उपयोग के लिए रोटी के लिए गेहूँ लगाना हो तो मावंती जो किस्म है बहुत अच्छी है। उत्पादन भी इसका 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक आराम से प्राप्त हो सकता है। और यदि किसी साल यदि अच्छी ठंड पड़े तो 14-15 क्विंटल प्रति एकड़ तक आराम से इसको उत्पादन आ सकता है। लेकिन मावंती को नवंबर में लगाना पड़ेगा। हाँ, मावंती लगाने के लिए 30 नवंबर तक इसको लगा लें, क्योंकि इसका थोड़ा अवधि थोड़ा सा ज़्यादा है। तो कितनी अवधि इसकी? ये लगभग 125 दिन की आती है। 125 दिन? हाँ, बाकी गेहूँ के 115 दिन, 115 दिन। तो 8-10 दिन का थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो थोड़ा यदि पहले लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। भाई हमारे देखिए, हमारे यहाँ क्या धान को एक ही अवधि की तो लगती नहीं है, कहीं कम अवधि वाली लगती है, कहीं मध्यम लगती है, कहीं सरना जैसे जो है वो काफ़ी लगती है। हाँ, साथ साथ मिट्टी की स्थिति भी अलग अलग रहती है। कहीं पर निचला ज़मीन रहता है, पानी भरा ही रहता है, सूखता नहीं है। सर जैसे कि इस बार सब्जियों का रेट, हर बार बरसातों में सब्जियों का रेट बढ़ता था जी। इस बार अपने यहाँ देख लीजिए आप, 20, 30, 40, 50 बस इसी के रेंज में रह गया। इस बार नहीं बढ़ा। ये तो मैं पिछले कई दशक से देख रहा था। इसका कारण क्या हो सकता है सर? वैसे तो सब्जियों का रेट हर साल परिवर्तन होते रहता है। इसके रेट को पहले से अनुमान लगाना, हाँ, और इसके रेट को अनुमान लगाना पहले से बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस साल जो संतुल्य कम हो रहा है उसका एक बड़ा कारण ये हो रहा है कि बहुत सारे आसपास के राज्यों में सब्जी का अच्छा उत्पादन होने लगा है और वहाँ से आवक बढ़ जाती है। मतलब हमारे रेट जो है वो सप्लाई और डिमांड के ऊपर चलता है। तो सप्लाई यहाँ के किसान तो कर ही रहे हैं, लोगों में रेट अच्छा मिलने के कारण से बहुत सारे किसान कर रहे हैं। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि दूसरे राज्यों से भी सब्जी आने लगी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अच्छे होने के कारण से। और दूसरे जो राज्य किसान हैं वो भी अपना प्रगति कर रहे हैं, वो भी अपना लगा रहे हैं, तो आवक बढ़ने लगी। आवक जब कभी भी बढ़ेगा तो मूल्य जो है स्थिर हो जाता है। सब्जी की फसल भी अच्छी हो रही है। जी, निश्चित रूप से यहाँ पर भी किसान जो है बहुत अच्छी सब्जी खेती कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो किसान हैं वो ड्रिप में, फिर प्लास्टिक मल्चिंग और स्टेकिंग, ये सब वो हाईटेक तरीके से खेती कर रहे हैं। सर हमारे विश्वविद्यालय हमारे किसानों को सब्जी में क्या क्या किया, किस किस विषय में किए सर? क्योंकि मैं हर चीज़ में कूद नहीं सकता। जी, हाँ, आपने क्या क्या किया यहाँ से ये मैं पूछना चाहूँगा सर। क्या क्या अपन ने दिया? हमारा सब्जियों का मुख्य जो अनुसंधान कार्य है वह रायपुर मुख्यालय में स्थित जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है हमारे धान की है सर। हाँ, यहाँ मतलब मुख्य रूप से वहीं पे होता है। जितने भी अनुसंधान कार्य है वो रायपुर उद्यानिकी विभाग में होते हैं। कृषि विश्वविद्यालय की एक इकाई है
और यहाँ पे हम लोग उस पे सब्जियों पे अनुसंधान नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारा जो भाटापारा जो है मुख्य रूप से बीज उत्पादन क्षेत्र है। इसमें से अभी हम लोगों ने धान का बीज उत्पादन लिया हुआ है, सोयाबीन का बीज उत्पादन लिया हुआ है, अरहर है, तिल है, उड़द है। ये जो इतने भी जो धान्य फसलें होती है, इसको फील्ड क्रॉप भी बोलते हैं। अरहर को राहल भी बोलते हैं। हाँ, अरहर जी। है ना? तो इसमें क्या अनुसंधान किया जाए, क्योंकि ये सीधा लोगों की किचन तक है। जी। हाँ सर, इसका बताइए सर, अरहर में क्या किया गया? अरहर में हमारे यहाँ से 2 वैरायटी निकाली गई है जो अच्छा उत्पादन देती है। छत्तीसगढ़ अरहर 1 और छत्तीसगढ़ अरहर 2। ये 2 अच्छी किस्में हैं जिसका हम लोग यहाँ पर बीज उत्पादन करते हैं। और इसका बीज एक राष्ट्रीय स्तर की एक परियोजना है, नेशनल सीड हब बोलते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग इसका बीज उत्पादन करते हैं और कृषि विभाग के माध्यम से ये बीजों को किसानों को उपलब्ध कराते हैं। और जो किसान भाई स्वयं भी यदि परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ से वो बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा भाटापारा जो कृषि महाविद्यालय है मुख्य रूप से बीज उत्पादन केंद्र के रूप में जाना जाता है। हमारे जो पूरे जितने भी कृषि विश्वविद्यालय की इकाई है उसमें सबसे ज़्यादा बीजों का उत्पादन यहीं पर यही होता है। सर और कुछ बताइए आप कि यहाँ के स्टूडेंटों के बारे में, कि उनकी प्रतिभा कहाँ कहाँ तक गई? भाटापारा कृषि महाविद्यालय की स्थापना सन 2012 को हुई थी। तब से यहाँ पे छात्र नियमित रूप से प्रवेश ले रहे हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध हो चुकी है, बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों हैं। तो दोनों में छात्राएं रहती हैं, छात्र रहते हैं। और चूँकि कृषि विषय अन्य विषय से अलग होता है, जैसे आर्ट्स, कॉमर्स हुआ, मैथ्स हुआ, बायोलॉजी, इनकी पढ़ाई थोड़ी अलग होती है। कृषि की पढ़ाई अलग होती है। कृषि मतलब इन छात्रों को खेतों में उतरना पड़ता है। खेतों में चूँकि बच्चे कई प्रकार के होते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र से आते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, इन शहरी क्षेत्र वाले बच्चे को जानकारी बहुत कम होती है। तो सभी छात्रों को, छात्र छात्राओं को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल क्लासेस भी इनको अच्छे से कराई जाती है, जिससे बीजों की बुआई, खेतों की तैयारी, हर्बिसाइड का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग, फंजीसाइड का उपयोग, पानी का प्रबंधन कैसे करना है और ये किस प्रकार की फसलें कौन सी मिट्टी में लगाई जाती है, ये एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। इसके साथ साथ हम साइंस की भी पढ़ाई करते हैं इसमें, कि जैसे कोई भी एक फर्टिलाइज़र है डालते हैं तो उसका मिट्टी में क्या प्रभाव होता है, पौधे में कैसे प्रभाव पड़ता है, वो पौधे में जाने के बाद वो तत्व कैसे काम करता है। एक सामान्य किसान के लिए रहता है कि मैंने यूरिया डाल दिया, पौधा हरा हो गया। एक सामान्य किसान इतना जानता है, मैंने किसी धान के खेत रहा, उसमें मैंने इतना किलो यूरिया डाला और हरा हो गया। तो हम बच्चों को ये साइंस पढ़ाते हैं कि वो यूरिया डालने के बाद वो पौधा लेता कैसे है, जड़ के किस भाग से वो अंदर जाता है, फिर ऊपर कहाँ जाता है और कहा जाता है कि पौधा हरा कैसे होता है। ये साइंस है, जो उस साइंस के साथ मैंने एक उदाहरण दिया, और भी बहुत सारे फील्ड्स में होते हैं। तो इस प्रकार से साइंस की पढ़ाई की जाती है। सर मैं सामने देख रहा हूँ मेडल, हाँ इनके बारे में बताइए आप। दिखाओ इस सामने मेडल हुए। ये हमारे महाविद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा अर्जित किए हुए मेडल्स हैं। और पिछले 3 सालों से हमारे महाविद्यालय का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। हमारा कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में इसके आयोजन होते हैं, इसमें हमारे महाविद्यालय जितने भी महाविद्यालय हैं जी, उसके छात्र छात्राएं, महाविद्यालय है छत्तीसगढ़, हाँ उनकी महाविद्यालय सभी छात्र छात्राएं वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो लास्ट ईयर हमारा भाटापारा का नाम जो है वो द्वितीय रहा है, ओवरऑल जो है वो 2nd पोजीशन रहा है। ओवरऑल मतलब पूरे जितने महाविद्यालय आते हैं उसमें कौन से कंपटीशन में था? ओवरऑल गेम्स में, ओवरऑल गेम्स में। बाकी जो और भी गेम्स होते हैं, जैसे मतलब इंडिविजुअल की बात अलग है कि इंडिविजुअल 2 प्रकार के प्राइज होते हैं। एक होते हैं छात्र अपना स्वयं का प्रतिभा दिखाते हैं,
जैसे रेस हुआ, रिले रेस हुआ, 100 मीटर दौड़ हुआ, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, फिर कबड्डी, फिर आपका टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, भाला फेंक, गोला फेंक, जी। खो खो, इस प्रकार के